बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की फ़ितरत में है कि वो कुछ तब्दीली चाहता है। इंसान अपनी फ़ितरत में एक बदलाव रखता है और उसे तरक्की चाहिए होती है, जिद्दत चाहिए होती है, उसे सहूलत चाहिए होती है। तो अगर इंसानी तारीख़ को देखा जाए तो सबसे पहली दफ़ा जो एक इंसान ने तरक्की की और मतलब जिसमें जिद्दत आई, वो थी लैंग्वेज, बोली। आप अपनी चीज़, आप जो कुछ कहना चाहते हैं, अपने एहसासात, उनको दूसरे इंसान तक मुंतकिल कर देते थे। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब था। उसके बाद जो अपनी ईजादात के हवाले से सबसे बड़ा इनकलाब अगर कोई इंसानी तारीख़ में मिलता है तो वो पहिए की ईजाद है। पहिया जब बना उसके बाद वो तकरीबन हर चीज़ में इस्तेमाल होने लगा। आप देखें, मतलब मालगाड़ियों से लेके और घड़ियों तक आपको पहिया जो है वो नज़र आएगा। तो पहिया एक बहुत एक पहला कदम था, एक पहला स्टेप था तरक्की की तरफ, और उसके बाद ये सिलसिला चलता ही रहा। इंसान तरक्की करता रहा, अपनी सहूलत के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें ईजाद करता रहा। और अगर हम इस जदीद दौर की बात करें तो जदीद दौर में एक ऐसा ही इनकलाब आया, और वो इनकलाब है कंप्यूटर। कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख दिया। अब इसमें ये कहते हैं कि आईटी का दौर है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आपको जो एक इंफॉर्मेशन है उसको दूसरी जगह पे मुंतकिल करने में कम से कम वक्त लगता है। आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करते हैं। जैसे कि हम एक जगह से यहाँ बैठ के और लाखों हज़ारों किलोमीटर दूर अब किसी दूसरे इंसान से हम उसकी तस्वीर देख के बात कर रहे होते हैं, उसको अपने सामने लाइव देख रहे होते हैं। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा। आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं, आपके पास आप विद इन सेकेंड्स आप अपनी मर्ज़ी का जो मन चाहे चीज़ जो है वो आपके सामने होती है, या आपके मकसद के मुताबिक जो है ना दूसरी जगह पे होती है। क्योंकि और ये किस तरह मुमकिन है? कंप्यूटर्स के ज़रिए। कंप्यूटर्स और इधर से जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो एक जगह से दूसरी तरफ जाता है, और जो यूज़र्स हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। अब इस इंडस्ट्री में जब से ये लाइक आईटी का दौर शुरू हुआ है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग जो है वो शोबे भी सामने आए, जिसमें डिफरेंट वो चीज़ें हैं, जिस तरह ग्राफिक्स है, जिसमें इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी हमारे काम हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एडिटिंग है, और न जाने कितने काम हैं। इतने काम जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए आज हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं। अब इससे जब ये बहुत सारे सेक्टर्स खुले हैं तो लोगों की जो ज़रिए आमदन है उसका रुख भी बदला है। जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में वो अलग अलग तरीके से वो आईटी के साथ जुड़े हुए बिज़नेस में इन्वॉल्व होने लगे और इससे अपना जो ज़रिया माश है वो बनाने लगे। तो इसी तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ ऐसे ही मेहमानों से, मगर सबसे ख़ास बात यह है कि ये मेहमान जो हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ नहीं गुजारी इसमें। हाँ, क्योंकि ये अभी बड़ी छोटी सी उम्र के मेहमान हैं सारे हमारे। एक यंगेस्ट आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक ही घर के बच्चे हैं जिन्होंने आईटी से जिनका सबका ताल्लुक़ है, एक लगाव है, और ये सारे मिलके तकरीबन काम कर रहे होते हैं और माहाना एक अच्छी खासी इनकम भी ये घर पे लेके आ रहे होते हैं। तो आज हम इसी हवाले से इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर मुनव्वर, आईटी एक्सपर्ट हैं जनाब। ये हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। ग्रेट।
और हमारे साथ हैदर के साथ साथ जो है वो मौजूद हैं दूसरी मेहमान, ये इनकी बहन भी हैं, सैयदा समरीना मुनव्वर। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम समरीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। ग्रेट। अच्छा हैदर, ये आप लोगों को कैसे अचानक ख्याल आया कि आपको ये तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ अपना सारा ध्यान लगाना है? जी फ़हीम भाई, जैसे हम लोग टीवी चैनल्स पर देखते थे ये सारी एनिमेशन ग्राफिक्स, तो अच्छा पहले तो बताएं कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में किस सेक्टर पे काम कर रहे हैं? हम लोग ग्राफिक्स अच्छा, में काम कर graphics रहे पे हैं, काम कर- एनिमेशन में काम कर रहे हैं। ये जो एनिमेशन ग्राफिक्स, ये जो कार्टून्स वगैरह होते जी हैं बिल्कुल। या फिर ये कार्टून 3D मूवीज़, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो चैनल्स की ब्रेकिंग और चैनल्स की पूरी ब्रॉडकास्टिंग होती है ग्राफिक्स, उस पर हम लोग ये काम कर रहे ब्रेकिंग हैं। न्यूज़ वाली भी एक एनिमेशन आपने की हुई है? जी जी बिल्कुल। ब्रेकिंग न्यूज़। जी जी बिल्कुल। यार ये क्या काम कर दिया इस तरीके का हम लोग काम करते हैं। वेबसाइट अपनी डिज़ाइन करते हैं, ये हम करते हैं। तो हम जब अच्छा। टीवी पे देखते थे तो मुझे तो शौक था ये काम करने का, तो मैं सोचता था मैं भी ऐसा काम करूँगा। तो फिर मैं, क्योंकि इधर पाकिस्तान में लोग सिखाते तो हैं लेकिन इतना वो नहीं है, मतलब लोग काम करते हैं, इसका इधर इतना स्कोप है नहीं, तो वो बाहर मुल्क चले आते हैं, जैसे दुबई, वहाँ पर फिर जाकर अपना काम करते हैं। तो पाकिस्तान में लोग कम हैं। फिर हमें एक उस्ताद मिले, एक इदारा मिला इस्लामाबाद में। वो इदारा कौन सा है और कैसे आपने इससे सीखा है, इस बारे में मैं आपसे जानूंगा। कुछ थोड़ी सी एनिमेशन मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ, जी। और वो है ब्रेक पे चलते हैं जरा, आप देखिएगा एनिमेशन आई इधर, इसमें ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं यंगेस्ट आईटी एक्सपर्ट जनाब सैयद हैदर मुनव्वर, और दूसरे मेहमान हमारे साथ सैयद समरीना मुनव्वर। ये दोनों बहन भाई हैं और ये ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं। समरीना, आप बताइए कब से सीख रहे हैं ये ग्राफिक्स? ये हम 2006-07 तक हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था कोर्स करने। पहले इन्होंने, मेरे भाई हैदर ने किया, फिर मेरी बड़ी बहन है सिस्टर सोनिया मुनव्वर, उन्होंने स्टार्ट किया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कि मेरे मुझसे भी छोटे भाई हैं, हम सबसे छोटे, उन्होंने स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट करना शुरू किया। उस वक्त हमारी एज 3-4 क्लास में हम थे। तो और फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें कंप्यूटर ला कर दिया, जो वो कंप्यूटर था जिसका माउस पकड़ने से भी हमें डर लगता था कि ये ख़राब ना हो जाए। अच्छा। लेकिन लोग फिर हंसते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे हमारा। और जब हमारा एक वक्त ऐसा भी आया था जब हमारा म्यूट हो गया था, कंप्यूटर म्यूट लग गया था, तो फिर हमने इधर उधर से कहने लगे कि सही कर दो, आकर सही कर दो, पड़ोसियों से कहा। तो उन लोगों ने भी अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई, लेकिन फिर वो भी मेरे भाई ने सीख लिया। फिर विंडो डालने में भी हमें बहुत मुश्किल होती थी, इंस्टॉल करने में हमें प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है नई चीज़ हमने ली थी, वो हमसे यूज़ नहीं होती थी। फिर हम लोगों ने जाहिर सी बात है अब सीखा। माशाल्लाह हमारे पास मैक प्रो है, और वो मशीन है जो एक किसी इदारे में, बड़े इदारे में होती हैं, और उसकी कीमत भी 10-10 लाख रुपए होती है। वो हमारे पास एप्पल के मैक प्रो, मैक मशीन, ये सारी हमारे पास। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। डेफिनेटली जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए बेहतरीन मशीन जो है, इक्विपमेंट आपको रखना पड़ता है। भाई ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि आपने सीखा। सबसे पहले एक बहन ने सीखा, सबसे पहले मैंने सीखा, मैंने इन लोगों को सिखाया, सारे बहन भाइयों को लगा दिया आपने इस काम पे। जी जी। तो अम्मी अबू को नहीं लगाया? नहीं, अम्मी अबू नहीं। अम्मी अबू बहुत खुश है कि, मतलब पेरेंट्स को तो जाहिर सी बात है खुशी होती है कि उनके बच्चे इतने बड़े लोगों के, इतने बड़े इदारों के काम कर रहे हैं। तो अब ये कि अच्छा, हम लोग माशाल्लाह अर्निंग भी अच्छी कर लेते हैं। पर मंथ हम $500 to $600 आराम से अपने घर में अर्न कर लेते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ इदारों का काम कर रहे हैं ना। अब किसी को भी प्रोजेक्ट मिलता है तो वो टीम वर्क क्योंकि होता है, हम लोग टीम वर्क काम करते हैं। अब किसी को भी प्रोजेक्ट मिलता है तो हम फिर सब टीम मिलकर उस पर लगती है और उनको दिए हुए वक्त पे वो प्रोजेक्ट पूरा करके देते हैं। तो घर में आप लोगों ने बड़ा दफ्तर वाला मॉल है आपका? जी बिल्कुल। हमने एक रूम बनाया हुआ है जिसमें हमारी 6 मशीन्स लगी हुई हैं और 2-3 लैपटॉप हैं। उस पर हम लोग लग जाते हैं, क्योंकि कोई ऑडियो पर काम करता है, कोई ग्राफिक्स पे काम करता है, कोई उसकी लाइट्स पे काम करता है। आप सारे बहन भाई भी हैं, तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते आप लोगों के? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है, ये तो कहा होगा कि टीवी पे जाके बताने नहीं है। नहीं, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जिनका भी हमने जिस इदारे का भी प्रोजेक्ट लिया उनको अच्छा से अच्छा और जिस
जो टाइम हमने दिया हुआ है उस टाइम पे हम उनको करके दे रहे हैं। जबरदस्त। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूं। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। या भाई आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपके नौजवान को भी सलाम हो और हमें इसी किस्म के नौजवानों की जरूरत है। देखें, आईटी के बगैर तो कुछ मुमकिन नहीं, यानी आप अपना चैनल नहीं चला सकते, आप अपनी कोई चीज नहीं चला सकते, सारा बिजनेस जो है तकरीबन आईटी पे मुंतकिल हो रहा है। जी हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इस पे जितना भी काम हो उतना ही कम है, क्योंकि हम लोग जितने कम्युनिकेशंस आप कर रहे होते हैं इससे कर रहे होते हैं। अब क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हर वक्त आपको रिफ्रेश रहना पड़ता है और हर वक्त इंटैक्ट रहना पड़ता है, वरना आप पीछे रह जाते हैं। मेरा क्वेश्चन बच्चों से ये है कि आप हमें बताएं कि एक बच्चा अगर फर्ज करें वो सपोज वो इंटर कर लेता है और उसके पास कोई आगे इतनी सलाहियत नहीं पढ़ने की, वो कोई ऐसा कोर्सेज करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो हासिल कर सकता है और वो यूजफुल हो सकता है उसके रोजगार के लिए। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं कि आप लोग जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इंडिया में मोस्टली बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, आईटी के हब्स हैं, वो क्या हमारे यहाँ इसकी किस तरह और मतलब काम तो हो रहा है, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे यहाँ और इसको प्रमोट किया जाए ताकि हमारा जो बिजनेस है मूव करके बहुत सारी कंट्रीज का इधर आ जाए? ठीक है, ठीक है, Thank you. बहुत शुक्रिया याहिया भाई, आपने कॉल किया। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं अपने इन नन्हे मेहमानों से। इसी हवाले से कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे यंगेस्ट आईटी एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के। ये बहन भाई हैं दोनों, और ये इन्होंने घर में ही एक सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ मशीन्स रखी हुई हैं, कंप्यूटर्स वगैरह, लैपटॉप वगैरह, और सारे मिल के वहाँ काम करते हैं और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से सब ने अपना अपना काम बांटा हुआ है और एक प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद हैदर मुनव्वर और सैयदा समरीना मुनव्वर। समरीना, वैसे आपकी एजुकेशन जो है उसके बारे में कुछ बताइए आप। एक तो ये ग्राफिक्स का तो आपने इन्होंने कोर्स किया है हैदर ने, और वो सीखते रहे, कई सालों से सीख रहे थे और करते करते उन्होंने काम शुरू कर दिया प्रोफेशनली। स्कूल वगैरह के बारे में, कॉलेज वगैरह के बारे में बताइए, क्या करती हैं आप? मैं जब स्कूल में थी तो मैं अपनी टीचर्स को बताती थी अपने बारे में, तो वो भी माशाल्लाह उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया कि हाँ करो, बहुत आगे जाना। तो इसके बाद मैं कॉलेज में आई। अब कॉलेज में मैं माशाल्लाह इतनी पॉपुलर हो गई हूँ कि जब मैं कॉलेज में एंटर होती हूँ तो फिर सब कहते हैं कि समरीना अली आ गई, समरीना अली आ गई। तो बस यही सब है। अच्छा, तो अभी आप कॉलेज में हैं? जी जी, कॉलेज में पढ़ाई मुकम्मल करनी है। जी। तो बड़े हो क्या बनना है आपने? आप तो छोटे होते ही बन गए कुछ ना कुछ। जी, बस यही मीडिया में जाना है। असल में मीडिया में स्कोप है मेरा। मीडिया में लाइक न्यूज़ एंकर। अच्छा, न्यूज़ एंकरिंग। तो खबर पढ़ के सुनाएंगी हमें? नहीं पढ़ के सुनाएंगी? अच्छी खबरें पढ़ेंगी कि बुरी पढ़ेंगी? मीडिया में तो हर टाइप की खबर आती है ना, अब न्यूज़ एंकर को फेस करना पड़ता है हर चीज़। ठीक है। सैड खबरें पढ़ने को दिल करता है, हैप्पी खबरें? ऑब्वियसली हैप्पी। ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे उन्होंने वक्फे से पहले कॉल पे याहिया साहब ने हमसे पूछा था कि वो लोग जो इंटर कर रहे हैं या इंटर कर लिया जिन्होंने, तो वो कैसे ये आईटी से रिलेटेड कोई कोर्स वगैरह, कोई डिप्लोमा, कोई चीज़ कर सकते हैं जिससे उनका फ़ायदा हो सके, वो प्रोफेशनली अपने आप को इसमें लेके आ सकें? देखें सर, आईटी सबसे बेहतरीन एक स्कोप है अगर वो चाहें तो। मतलब मार्केटिंग ले लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें वो प्रोजेक्ट भी ऑनलाइन मिलते हैं और मतलब बाहर जाना और मतलब वहाँ की ख्वारी और टाइमिंग देना कहीं पर वो कम हो जाता है। अगर वो मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग कर लेते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनको वैसे ही प्रोजेक्ट मिल जाएंगे फ्रीलांस, और वो अपने घर बैठे ही अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। नहीं, वो कैसे मिल जाते हैं? ये हमने भी वो ऐड वगैरह पढ़े हैं, घर बैठे 1 लाख रुपए माहाना कमाइए और आपको सिर्फ 8 घंटे काम कीजिए। ये क्या, ये सच होती बात है सारी? जी बिल्कुल सच होती है। देखिए, सबसे ज़रूरी है काम करना जानते हो, काम करना आता हो। पहले जब हम देखते थे तो हम भी ये सोचते थे ऐसा कैसे होता है, लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिकल अप्लाई प्रोफेशनली काम कर रहे हैं,
प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और अपनी हमने फेसबुक और वेबसाइट पे लगाए हुए हैं। अब अगर कोई भी इदारा देखता है उसको, हम मार्केटिंग भी करते हैं ना उसके साथ साथ, कोई भी इदारा उसको देखता है तो वो हमसे रब्ता करता है, कांटेक्ट करता है कि हमें भी इस तरह काम कराना है, अपने रेट्स बता दें या मीटिंग कर लें, तो हम उनसे मीटिंग करके जो भी कोई पैकेज होता है हम उनको दे देते हैं। और हम अपने घर पर ही बैठ के, क्योंकि सारी मशीन्स हमारे घर पर हैं, तो हम वहीं पर घर पर बैठ के काम करते हैं, उनको पूरा प्रोजेक्ट हम तैयार करके दे देते हैं और वहाँ से हमें एक अमाउंट जो है वो मिल जाता है हमारा। वो भी ऑनलाइन ही आती सारी? जी, वो ऑनलाइन आ जाती है या हैंड टू हैंड, वो जैसे चाहें वो कर लेते तो ये सारे लोग यहीं के होते हैं या बाहर के, पाकिस्तान से हैं। बाहर के होते हैं। मेरे दोस्त हैं लंदन में और ये दुबई में। तो दुबई वाले जो हैं मेरे दोस्त, मैं उनका मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ उनकी, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन शॉप है दुबई में। कोई भी चीज़ हो वो वहाँ पे उसकी ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो कार्स भी हैं, उनकी कार का शोरूम है, वो मैं पेजेस चलाता हूँ उनके इंटरनेशनली। और जो लंदन में मेरे दोस्त हैं मैं उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये जो कोर्स है उनको स्काइप पे और ये कंप्यूटर पर ट्रेनिंग दे रहे हो? जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर्स की, क्योंकि उनको भी एनिमेशन का शौक है। अब कोर्स वो करें तो वहाँ पे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता क्योंकि वो अपनी जॉब को देखते हैं, तो वो रात को फ्री होते हैं, तो यहाँ पर दिन हो रहा होता है। तो इस तरीके से मैं उनको वीडियोस रिकॉर्ड करके ट्यूटोरियल्स बना के दे देता हूँ और इस तरीके से वो वहाँ अपने कर लेते हैं। वहाँ एक बहुत माशाल्लाह बड़ा चैनल है, वो उस पर काम कर रहे हैं। ओके, आप क्या करती हैं इसमें? ये तो ये बता रहे हैं सर, आप भी यही सारा कुछ करती हैं या आपकी कोई स्पेसिफिक इसमें अलग एक मैं टीवी कमर्शियल्स के लिए एनिमेशन करती हूँ, वहाँ उसके लिए ग्राफिक्स करती हूँ। लेकिन जब इन लोगों को कोई प्रोजेक्ट टीवी मिलता है, कमर्शियल्स के लिए ग्राफिक्स, ये जो कमर्शियल्स के अंदर वो जो दिखाते हैं बार जी बार, जी जी एनिमेशन वगैरह Okay. ग्राफिक्स का काम। और लेकिन जब मेरे बहन भाइयों को कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हम सब साथ मिलकर भी वो वर्क पे प्रोजेक्ट काम करते हैंडल हैं। करते हैं। पैसे किसको मिलते हैं? पैसे तो अकाउंट है उसमें ही आते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जैसे। आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी, या जी, आपको मम्मी को बिल्कुल। देते हैं? वो अकाउंट में सेफ रहते हैं, जब किसी को ज़रूरत होती है तो ले लेते हैं, उसमें से यूज़ कर लेते हैं पैसे। ओके ओके, माशाल्लाह ज़बरदस्त है जनाब। ये तो आप लोगों ने बड़ा कोई एक घर में ही सेटअप लगा लिए। तो ये बताएं कि जो बाकी लोग जो हैं वो अगर काम करना चाहें, जिस तरह बाकी बहन भाई जो हैं वो भी चाहते होंगे कि हम भी घर में कोई कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ मतलब बिजनेस अपने पेरेंट्स का हाथ बटाएं, तो उन्हें पहला स्टेप क्या लेना होगा? वो कैसे, कहाँ से शुरू करें? देखिए, पहला स्टेप ये लेना होगा कि सीरियस होना होगा, और दूसरी बात Serious होना होगा। जी फोकस करना पड़ेगा। वो जो भी काम करना चाहते हैं उस पर जब वो फोकस करेंगे जब ही जाके वो उस पर तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ में फोकस होगा ही नहीं। अब मैं एक इदारे में गया क्योंकि मुझे कोर्स करना था, मैं वहाँ गया, वहाँ 6-7 लोग बैठे हैं मुझसे बड़ी एज के, वेबसाइट वो बना रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा इसका फ़ायदा क्या है? कह रहे हैं हम तो घर में पढ़े थे तो हम लोग यहाँ सीखने आ गए। तो इस तरीके से तो नहीं सीखा जाता। अब वो 3 साल का कोर्स है और उस इदारे की 3 साल की जो फ़ीस है वो 7 लाख रुपए वो दे रहे हैं, ठीक है। वो 3 साल 7 लाख रुपए फ़ीस उसकी टोटल पे करेंगे, और उसके बाद और जो वेबसाइट बन रही है वो 3,000 रुपये में वेबसाइट बन रही है, उसका कोई इतना वो है नहीं ना। तो बेकार में मतलब टाइम ज़ाया करना अपना 3 साल और 4 साल, इससे अच्छा वो कोर्सेज कर लें। नहीं, वेब डेवलपिंग बड़ा ज़बरदस्त काम है, लेकिन उसमें पैसे, मतलब अगर आप वैसे ही देखें जाए प्रोफेशनली तो उसमें तो पेमेंट कम है ना, पैसे कम है, फिर उसका फ़ायदा क्या होगा? अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब क्योंकि जदीद दौर है तो फिर इसमें तो एनिमेशन, ग्राफिक्स और मूवी, अब हम लोग अपनी मूवी बना रहे हैं, अपनी एक 3D एनिमेशन मूवी बना रहे हैं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा अपना प्रोजेक्ट है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। वो कहानी किसकी है? अब वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस पर हमने एक वो स्टोरी वो चल रही है, बन रही है। किसने लिखी वो कहानी? किसकी है? ख्याल किसका? हाँ जी, वो मेरे अब्बू जी हैं, उन्होंने वो स्टोरी लिखी है। उस पर अब हम लोग सीन्स बना रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं, ग्राफिक्स कर रहे हैं। वो 1000 सीन्स जब होंगे तो वो 1-1.5 घंटे की जो मूवी वो फिर वो बनेगी तैयार। 1000 सीन? जी, क्योंकि एक सीन भी अगर हम 4 सेकंड का 5 सेकंड का रेंडर करते हैं, अच्छा। तो उसमें से हम 2 सेकंड लेंगे क्योंकि बीच में एक इफेक्ट भी आएगा, और ये 4 सेकंड एक सेकंड जो है वो उसमें कितनी देर में बनता है? रेंडर होने में देखें सर सबसे ज़्यादा टाइम होता है। अगर हम 1 सेकंड की एनिमेशन बना लेते हैं, अब उसको जब रेंडरिंग प्रोसेस पर जाता है तो वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आप ज़्यादा अच्छी से अच्छी मशीन भी ले लेते हैं फिर आपको अफोर्ड में, अगर आप एक अफोर्ड कर सकते हैं और आप 1 सेकंड उस पर रेंडरिंग करेंगे तो भी कम से कम उसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा रेंडर होने में, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाने में तो उससे ज़्यादा टाइम लगता है। बनाने में कितना लगता है? बनाने में तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं, सिर्फ एक जैसे हमने ये कमरा बनाई है क्योंकि इसमें लाइट्स लगी हैं, मतलब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक एनिमेशन जो है ना, आपने एक रूम बनाया है और 1 सेकंड की आप बात कर रहे हैं सिर्फ? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं। वक्फे से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
आप समरीना हमारे साथ मौजूद थी। वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ हैदर की ही एक और बहन जो है हमारे साथ मौजूद होंगी, वो भी आईटी एक्सपर्ट हैं। ये सारे बच्चे घर में मिलकर काम करते हैं। आज हमने कहा ज़रा आज स्टूडियो में हैं, आपसे ज़रा बाकायदा बहुत सारी बातें हमने जाननी है, तो कहीं मत जाइए, एक छोटे से वक्फे से आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ आईटी एक्सपर्ट्स। सैयद हैदर मुनव्वर हमारे साथ, जिनसे अभी बात हो रही थी वक्फे से पहले, उनके साथ में मौजूद थी उनकी एक बहन सैयदा समरीना मुनव्वर उनसे भी बात हुई। और अभी इनकी एक और फैमिली मेम्बर, इनकी बहन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, सैयदा सोनिया मुनव्वर। तो सोनिया, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, तो आपने कौन सा डिपार्टमेंट संभाला हुआ है? आप क्या काम करती हैं? मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग साइट पे ज़्यादा वो है रुझान, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं हमारी सोसाइटी में, फीमेल्स में, उनको प्रमोट करना चाहती हूँ। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे घर बैठे ख़वातीन अर्न कर सकती हैं, घर बैठे काम कर सकती हैं, ये ऑनलाइन बिजनेस वगैरह की जो प्रमोशन जी होती हाँ है? बिल्कुल। Okay. और इस तरीके से वो लोग जो घर पे बैठे, कुछ ख़वातीन केक बहुत अच्छा बनाती हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट अच्छे बनाती हैं, उसको किस तरीके से मार्केट कर सकती हैं, ये आइडियाज़ मैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू प्रोवाइड करती हूँ। अरे वाह! और आपको कौन आइडियाज़ देता है ये? हमने तो सीखा है बचपन से, जो हमें हमारे साथ लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको देखते देखते हमने सोचा जिस लेवल से हम गुजरे हैं, हमें परेशानियां हुई हैं, अब आने जो न्यू हमारे बाद के जो लोग हैं या हमारे साथ के जो लोग हैं उनको वो सब फेस ना करना पड़े और उनके लिए आसानियां हो जाएं, इसलिए हम ये सब चीज़ें उनको देते हैं साथ। नाइस। अच्छा, वैसे बच्चों को जी कंप्यूटर्स लेके देते हुए हमेशा पेरेंट्स जो है ना वो परेशान ही होते हैं कि कहीं ये इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, कहीं वक्त ना ज़ाया करें, कहीं पढ़ाई से दूर ना हो जाएं। तो आपके पेरेंट्स ने ऐसे कोई ख्यालात का इजहार किया जब आपको शुरू में मशीन लेके देनी थी? नहीं, इस बारे में हम बहुत लकी रहे हैं और हमारे पेरेंट्स ने इनफैक्ट अपनी पूरी सैलरी जमा पे करके ये कंप्यूटर हमें दिलाए थे, क्योंकि जब लिए थे तब ये बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, तो बहुत कम लोगों के पास, 10 में से कोई किसी एक के पास हुआ करता था। तो मेरे फादर जो थे वो बहुत चाहते थे कि आजकल आईटी का दौर है तो हमारे घर में एक कंप्यूटर डेफिनेटली हो। आप बड़ी बहन है हैदर की? जी, मैं हैदर से बड़ी हूँ, लेकिन हमारे यहाँ सीखा सबसे पहले हैदर नहीं था। फिर जब इनको सर्टिफिकेट इशू हुआ तो फिर हमारे घर में कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि जब हैदर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो फिर एक एक करके अब माशाल्लाह हमारे पास, हमने इतने सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में एक्सपर्ट हो गए कि अब हमारे घर में सर्टिफिकेट्स और अवार्ड रखने की जगह नहीं है। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों में अभी भी हैदर को कोई मसला होता है तो हैदर से पूछते हो आप लोग, या अब हैदर पूछ रहा होता है आप लोग? नहीं, सब हैदर से भी, हम भी हैदर से पूछते हैं, समटाइम्स हैदर हमसे पूछते हैं, सबको आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। क्योंकि सर देखें, टीम वर्क होता है तो फिर पूरी टीम को ही एक साथ लेकर उस प्रोजेक्ट को चलना पड़ता है। अब इनको भी अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो ये हमसे डिस्कस करते हैं, तो फिर हम, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे प्रोजेक्ट उतनी जल्दी और उतने बेहतर तरीके से, क्योंकि सबकी उस पर फीडबैक लगेंगे, सबकी उसमें राय लगेंगे उस प्रोजेक्ट में, वो बेहतर से बेहतर बन जाएगा। इस तरीके से हम तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, बड़ा कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा है ऑफिस में, सारे बहन भाई बिजी हैं, अम्मी आवाज़ दे रही बेटा दही ला दो, तो वो कौन लेके आता है? अम्मी ऐसा नहीं करती, अम्मी खामोशी से आके ना हमारे सर के पास खड़ी हो जाती है। लेकिन अम्मी वेट करती हैं कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब ना हो, वो पूरा हो जाए, फिर उसके बाद जो भी अम्मी साथ आके खड़ी जाती हैं। जब अम्मी साथ आके खड़ी होती हैं तो हम समझ जाते हैं अम्मी को, क्योंकि सर दही लाने वाली कहानी तो हर जगह ही होती है। वो तो सबको लेकर जी बिल्कुल, दही तो सबको लाना पड़ती है, दही भी लानी पड़ती है, सब्जी भी लानी पड़ती है, तो घर के काम तो करने पड़ते हैं जब घर में रहते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको अम्मी ने ज़्यादा सपोर्ट किया है या अब्बू ने ज़्यादा सपोर्ट किया है? दोनों ने किया है। अब्बू ने फाइनेंशियली, अम्मी ने घर पे रहते हुए जिस तरीके से भी सपोर्ट कर सकती थी, अम्मी ने भी किया, अब्बू ने भी किया, दोनों साइड से। मैं बहुत माशाल्लाह उनको प्राउड होता है कि इतने हमारे मतलब छोटे छोटे बच्चे और इतने बड़े बड़े लोगों का काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े इदारों का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हम लोग बोलते थे कि भाई इन साहब से हमें मिलवा दो, अब उन साहब से मिलने के लिए हमने इतनी स्ट्रगल करी, इतनी जद्दोजहद करी कि उन साहब से मिल जाएं, और मतलब ऑफिस के बाहर भी गए
पासिस का भी इंतज़ार करा, यहाँ तक कि रमज़ान ट्रांसमिशन के कि रमज़ान ट्रांसमिशन में जाके मिल जाएं। और अल्लाह का शुक्र है अब उनसे रोज़ाना कांटेक्ट होता है, रोज़ाना उनसे बातचीत होती है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। कोई उनको अपने पार्टी के हवाले से काम होता है तो वो करवाते हैं। MNA है वो, पैसे देते हैं टाइम पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, टाइम पे पेमेंट भी होती है, उनका काम भी करते हैं। तो अब माशाल्लाह काफ़ी प्राउड होता है कि इतने बड़े बड़े लोगों का काम कर रहे हैं, इतने बड़े इदारे उनका काम कर रहे हैं, तो ये सही। है सर। अच्छा, वक्फे से पहले हमारे पास ना एक कॉलर मौजूद थे, याहिया साहब। उन्होंने ये पूछा था कि इंडिया जो है वो IT में बड़ा आ गया है, ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि शुरू में आपने जब ये सीखा है सब कुछ तो एक इस्लामाबाद का कोई एक इदारा था, वहाँ से आपने सीखा। तो क्या पाकिस्तान में इतना कॉमनली ये मतलब इस हवाले से पढ़ाया नहीं जा रहा है? सर अगर कोई मतलब सीख भी जाता है तो यहाँ उसको स्कोप नहीं दिखता, तो वो दूसरे शहर दूसरे मुल्क जाकर इस काम को करने लगता क्यों है। नहीं दिखता स्कोप? लोग फ़ौरन से मतलब ना हार मान लेते हैं, वो करना नहीं चाहते या थोड़ी सी कोशिश नहीं करना चाहते हैं। वो फ़ौरन से मतलब समझते हैं कि यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ से दुबई वगैरह चले आते हैं। अब दुबई चले आते हैं, यहाँ पर वो वापस वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो खुद ही सीखते हैं और अपनी मुल्क में मतलब करते हैं, तो इस तरीके से। सही सही सही। कॉलर हमारे साथ नहीं शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस ताहिर बात कर रही हूँ फ्रॉम लाहौर से। जी जी, मिसेस ताहिर लाहौर से, क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि मुझे आपका ये प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा है कि आपने बड़ा अच्छा वो पॉइंट उठाया है, इसलिए और मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ इन बच्चों को। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनको बताएं कि यूट्यूब में जो आजकल छोटा सा बिजनेस घर में लेडीज बैठ के कर सकती है, जिससे वो अपने घर में इनकम को इजाफा कर सकती हैं। थोड़ा सा इस बात पे हाईलाइट। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो जो आप मेरे ख्याल आइडियाज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे अगर आप लोगों को किसी ने रब्ता करना हो तो कैसे किया जाए? हम लोगों का जो फेसबुक अकाउंट है उस पर हम लोगों ने तमाम जो डिटेल्स हैं वो सारी प्रोवाइड की फेसबुक हैं। अकाउंट का कोई नाम है, आप बताइए अपना सोनिया। जी, मुझे फेसबुक पे सोनिया मुनव्वर के नाम और से मेरा लोग सर्च सैयद कर हैदर अली सकते के हैं। नाम से। और अच्छा, ठीक है। मुझसे वहाँ पे रब्ता किया जा सकता है ऑनलाइन। और उसके बाद जो है वो इन्होंने कहा मार्केटिंग के हवाले से। हाँ ठीक है, तो मार्केटिंग के हवाले से वहाँ रब्ता किया जा सकता है, जो भी डिटेल्स वगैरह वो ली जा सकती हैं। और वैसे आई एम सॉरी, मैं इस आपने जो कॉल की वो उस बारे में मैं यकीनन बात करता। वक्त बहुत कम है, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना। आप दोस्तों का बेहद शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाएँ और बस इसी तरह आप कामयाब रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। ये क्या, ये तो मेरी तस्वीरों वाली चीज़ लग रही है। ये हमारी तरफ से, हम चारों बहन भाइयों की तरफ से आपके लिए छोटा सा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे और हम एक और मौजू पर बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आज अपने उन मेहमानों से जो हर हफ्ते हमारे साथ मौजूद होते हैं और बहुत सारे लोग शिद्दत से उनका इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, इनसे हमने बात करनी है हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से कि हर्बल ट्रीटमेंट में हमारी सेहत की बेहतरी की और सेहत को बिल्कुल बरकरार रखने के कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। और आज मैं तारुफ करूँगा। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ लोधी साहब, माशाल्लाह एक पाकिस्तान के नंबर हर्बलिस्ट हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हमारे दूसरे मेहमान जो हैं ये उन्हीं के साहबजादे भी हैं और बड़े नौजवान हर्बलिस्ट हैं, जनाब आदिल लोधी साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आदिल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़बरदस्त। आज हम वैसे किन किन अमराज के हवाले से बात करने वाले हैं हर्बल ट्रीटमेंट में? देखें, अभी जो बहुत ज़्यादा सीज़न ठंड की तरफ आया था, सर्दी बढ़ी थी, तो इस सीज़न में अमूमन लोगों को जोड़ों और मोहरों के प्रॉब्लम ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। वो जो पुराने मर्ज़ होते हैं उनके जो वो भी ताज़ा हो जाते हैं, वक्ती तौर पे ठीक हो जाते हैं उस टाइम, लेकिन सर्दियाँ जैसी आती हैं तो चूँकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से, तो उस वजह से वो जोड़ों के दर्द जो होते हैं, पट्ठों के दर्द जो होते हैं, वो दोबारा से ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। उसके लिए लोग काफ़ी परेशान होते हैं और हमसे काफ़ी इस तरह के आते भी हैं हमें क्यूरीज़ के आप जो है ना इसके हवाले से कोई ऐसी चीज़ बताएं
कि जिसमें ये मोरों के प्रॉब्लम जो हैं बग़ैर ऑपरेशन के ठीक हो सकें। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रीटमेंट जो इस हवाले से दी जाती है, हम लोग जो देते हैं, उसमें ये चीज़ सबसे अच्छी है कि सर्दियाँ होना हमारे ट्रीटमेंट के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है। अच्छा, नहीं जैसे फ़र्ज़ करें कि हर सर्दी में उनके जितने भी अमराज जो है वो ताज़ा हो जाते हैं, तो वो एक दफ़ा अगर आप उसका इलाज कर रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें दवा दे रहे हैं, तो वो इस दफ़ा तो ठीक हो जाएगा सर्दी के मौसम में, दोबारा फिर जब सर्दी आएगी फिर उन्हें दवा खानी वो पड़ेगी। लोग हैं जो दूसरे ट्रीटमेंट्स करा के जो है ना काफ़ी मायूस हो जाते हैं, और इवन के मैंने बताया ना आपको कि सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। कि ऑपरेशन तक नौबत आ जाती है, वो कंडीशन बेहतर होने के बजाय मज़ीद बदतर हो जाती है। तो हर्बल ट्रीटमेंट जो होता है वो इसको मुकम्मल तौर पे ठीक करता है, यानी कि वंस आपने इस ट्रीटमेंट को ले लिया, मुकम्मल कर लिया, देन आपको बिल्कुल वो चीज़ अब कम्प्लीटली क्योर हो जाएगी। फिर आपको स्पाइन की कोई डिस्क बल्ज की शिकायत है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। ये तो आपने बताया कुछ जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई पुरानी चोट हो गई तो वो, या कुछ इस तरह का एक दफ़ा मसला हुआ तो वो आपने ठीक किया, मौसम के लिहाज से शुरू हो गया। मगर एक तो जनरली ये जो हड्डियों मोहरों का मसला है, जो एक आज के नौजवानों में भी है, वो कोई लाजमी नहीं है कि उसके लिए कोई एज ज़्यादा हो। एक तो है ना कि हम अपने देखते अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं कि जैसे वो उनके घुटनों में मसला है, वो बैठ जाते हैं तो खड़ा नहीं हो जाता, खड़े हो जाते हैं तो बैठा नहीं जाता, और कुछ चला नहीं जाता बहुत ज़्यादा, और वो एक्सरसाइज से तो वैसे ही मतलब दूर हो चुके होते हैं इन पेन्स की वजह से। तो इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं? बगैर किसी चोट के जो दर्दें ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती हैं, आपके जिस्म में वो कौन सी कमियां हैं जिसके बायस आपको इन सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, 2-3 जो मेन रीजंस हैं जो मैंने देखी, जो हमारे पास आते हैं 25-26 साल से अबव होते हैं, तो लगभग 35 के बिटवीन होते हैं, यानी कि 25 से लेकर 35 के दरमियान की एजेस के जो यंगस्टर्स हैं जो आते हैं, उनका प्रॉब्लम कुछ इस तरह का होता है कि समटाइम तो वो एक्सरसाइज करते हुए वेट लिफ्टिंग ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा वेट ओवर वेट उठा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके डिस्क के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। और वो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम तो नहीं इतना पता लगता, क्योंकि आप यंग होते हैं तो आपके अंदर एक टॉलरेंस ज़्यादा होती है, बर्दाश्त की सलाहियत, तो आप हल्के फुल्के पेन को इग्नोर करते हैं। वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। डिस्क बल्ज एक दफ़ा शुरू हो जाए, बॉडी में डीजनरेशन शुरू हो जाए, तो उसको अगर ना कंट्रोल किया जाए फ़ौरन, तो वो फिर काफ़ी सीवियर कंडीशन इख्तियार कर लेती है, जिसमें आपकी हर्निएशन भी हो सकती है, डिस्क के अंदर नस भी दब सकती है। तो ये एक तो रीज़न होती है जो इन नौजवानों में आती है। ये आपने वो बताया जो किसी खेल से जुड़े हुए हैं या वो कोई मतलब तनसाजी वगैरह? जी, कोई जिम के अंदर कोई एक्सरसाइज कर ली जिसके अंदर उन्होंने जो है ना ओवर वेट उठा लिया, उससे क्या हुआ, मोरों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ा, और उसके अगेंस्ट क्या हुआ, वो एक डीजनरेशन का प्रोसेस वहाँ शुरू हो गया। एक तो ये होता है। सेकंड चीज़ जो होती है फीमेल्स में ख़ास तौर पे अगर देखा जाए, इस कम एजेस की जो होती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम अमूमन हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होता है। हार्मोन सिस्टम उनका काफ़ी डिस्टर्ब होता है, जिसके अगेंस्ट क्या होता है, बॉडी के अंदर इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जोड़ों के अंदर टूट फूट की शिकायत शुरू हो जाती है, कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं नौजवानों में। तो ख़ास तौर पर कहा जाता है इस एज में एक तो खुराक को अच्छी रखें, ठीक है, उसके अलावा ये कि आपकी जो है लाइफ स्टाइल वो बेहतर होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल आराम तलब भी ना हो और बिल्कुल ऐसी मुशक्क़त वाली भी ना हो कि आप रेस्ट ना दें बॉडी को। क्योंकि आप जब यंग एज में होते हैं तो आपके अंदर एक एंथुसियाज्म होता है कि आप हर चीज़ जल्द से जल्द करें, फ़ौरन आगे जाना होता है, तरक्की का है या कोई भी इस तरह का मरहला होता है नौजवानों की लाइफ में, तो वो काफ़ी जल्द हो जाए। बस वो जल्दबाजी क्या होती है, बॉडी को जो है ना बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन उसकी केयर नहीं कर रहे होते। खाने की कोई रूटीन नहीं होती, आप दोपहर का खाना शाम में खा रहे हैं। अक्सर लोग मुझसे ये बताते हैं कि दोपहर का खाना रात में शाम में खाने को मिलता है। क्या है कि भाई काम की वजह से टाइम नहीं मिलता। तो मैं कहता हूँ आप अपने लिए अभी टाइम नहीं निकाल लिया, अभी खा पी नहीं रहे, बाद में क्या होगा, फिर आप दवाइयों का सहारा लेंगे। अच्छा, नींद नहीं पूरी होती, मतलब नींद नहीं पूरी करते, वक्त पे सोते नहीं हैं, अब ऐसे रात जागते रहते हैं, तो ये भी क्या है इन सारी चीज़ों पर असरअंदाज होती है? देखिए, लाइफ स्टाइल में आपका क्या है, आपकी खुराक और आपकी नींद, ये दो चीज़ें ऐसी बुनियादी चीज़ें जिस्म के लिए कि आप अगर ये इन दो चीज़ों का ख्याल कर लें तो आपका एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है बॉडी का। ठीक है, यानी ये इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी हैबिट्स से और लाइफस्टाइल से। ठीक है, अब मैं एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे आते हैं तो हमें ये बताइएगा कि हमारी बॉडी के अंदर, यूसुफ ये जाने कि हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सी ऐसे अज्जा हैं जो कम हो जाते हैं, जिनकी कमी के बायस ये सारी चीज़ें भी सामने आती हैं, और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। और इसके अलावा आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे और मुख्तलिफ अमराज के हवाले से भी अपने मेहमानों से मुफीद मशवरे हासिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ मौजूद हैं आज यूसुफ लोधी साहब और आदिल लोधी साहब, जिनसे हम हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से जान रहे हैं। वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि जो जो अमराज होते हैं, जो हड्डियों के जो दर्द हैं, जोड़ों के जो दर्द हैं, पट्ठों के दर्द हैं और ये जो देरीना दर्द जो हैं, ये जब आते हैं तो वो रह जाते हैं हर सर्दी में, दोबारा वो होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कहा कि हर्बल ट्रीटमेंट में ऐसे इलाज मौजूद हैं और आपके पास ऐसा इलाज मौजूद है कि एक दफ़ा ये करवा लिया जाए तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए मौसम जैसा भी हो ये असरअंदाज नहीं होता है। अच्छा, जाते दफ़े एक और हमने बात की थी कि जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एक्चुअली हमारी बॉडी में ऐसी वो कौन सी चीज़ें कम हो जाती हैं जिसकी वजह से ये अमराज बढ़ जाता है। देखें, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जब ब्लड की टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ बढ़ने की वजह से क्या होता है, डीजनरेशन के प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाते हैं। और डीजनरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हर इंसान की बॉडी में होता है, चाहे वो बीमार हो या सेहतमंद हो, होना ज़रूर है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बुढ़ापा ना है, जो बुढ़ापे की सूरत में भी आपको नज़र आता है कि वक्त से पहले ना डीजनरेशन। जी, तो जोड़ों के दरमियान भी ये जो टूट फूट होती है, ये अगर आप अच्छी ग़िज़ा खाएँ, ठीक है, ज़्यादा बादी चीज़ें ग़िज़ाओं में जैसे सब्जियों का इस्तेमाल वो भी ज़्यादा कुक्ड ना हो, कि इंतहाई जो है कुक्ड हो और बिल्कुल ऑयल वाली खाएं। इस तरह की सब्जियां खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं हम सब्जियां बहुत खाते हैं, लेकिन किस तरीके से खाते हैं, जिस पर तेल तैर रहा होता है। तो मैं कहता हूँ ये सब्ज़ी खा के आपने कुछ असर नहीं किया। सब्जियां खाएं बिल्कुल लाइट मसालों के साथ, स्पाइसेस कम से कम इस्तेमाल करें। ख़ासतौर पर रेड स्पाइसेस जो होते हैं वो जोड़ों के लिए, जिस्म के लिए नुकसानदेह। अच्छा। ख़ासतौर पर बीमारियों को मैं कहता हूँ, जोड़ों की बीमारी है, कोई भी बीमारी, ब्लड प्रेशर, मैदे, ये सारा अमराज शुरू कहाँ से होते हैं, मैदे से। जिसका सबसे पहले मैदा डिस्टर्ब होना शुरू होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गई, ये बॉडी के अंदर पीएच वैल्यूज चेंज करती है। अगर ब्लड की पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आपके जोड़ की बीमारी के अंदर चांसेस ज़्यादा होता है ये बीमारी आना शुरू हो जाएगी। यानी कि आप अपनी एसिडिक नेचर को जो है ना अल्कलाइन रखें। सर देखिए, कुदरत ने जो हमें ग़िज़ा मुहैया की है, हम लोग उसकी तरफ नहीं जाते हैं, हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जाते हैं। कोई मसला हो जाता है तो हम फ़ौरन जो है दवाई की तरफ दौड़ते हैं। एक बूटी है, मतलब एक ग़िज़ा के तौर पर है, सुहाजना, उर्दू में बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ये सुहाजना, ये फलियाँ वही ना, फलियाँ, उसके पत्ते, ये वो पौधा है कि जो बीमारियों, सैकड़ों बीमारियों का ये इलाज करता है, एक पौधा। मिसाल के तौर पे हम दूध पीते हैं काय के लिए, कैल्शियम के लिए। दूध से कई गुना ज़्यादा उसके अंदर कैल्शियम। इसी तरह से अगर हम किसी और भी ग़िज़ा को, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ए है, बी है, ये तमाम चीज़ें हर सब्ज़ी से उससे ज़्यादा उसमें पाई जाती है। अच्छा। उसके पत्ते ले लिए जाएं, ब्लड प्रेशर के अंदर काम आ जाते हैं, शुगर में काम आते हैं, हड्डियों के जोड़ों में, हड्डियों के मोरों में, ये तमाम कैल्शियम वगैरह जो चीज़ कमी आती है वो पूरी करती। इवन यहाँ तक कि अगर कैंसर भी है किसी को तो उसके लिए भी वो अपना बेहतरीन इसकी दवाई है। अच्छा, यानी कि आपको कहने का मतलब है कि अगर हम सब्जी खाते हैं तो हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए और हम बहुत मिस कर देते हैं, नहीं ये नहीं ऐसी पकाते, ये नहीं हमारे घर पकता, ये नहीं हम खाते, बस 1 2 3 सब्जियों के साथ हम खा के कहते हैं कि हम सब्जी खा रहे हैं। तो हमें सीजन की सारी सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट सब खाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ आने शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। जनाब सहर साहिब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पता करना चाहती हूँ, जो ये हमारी दिल की धड़कन है, कभी एकदम तेज हो जाती है, कभी एकदम हल्की चलने लगती है, तो इसका क्या ताल्लुक है? और दूसरी ये कि एकदम इतना तेजी से दिल धड़कता है, घबराहट शुरू हो जाती है, तो क्या इसका ताल्लुक बीपी से है, ब्लड प्रेशर से है, शुगर से है, या इसके दिल की कोई दिल की वजह से है? तो और ये जरा बताइएगा, ये हड्डियों का कुछ एक्सरसाइज या कोई ऐसी कोई घरेलू टोटका बताइएगा, कोई या दवाइयाँ कोई ऐसी नहीं बताइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, घबराहट जैसे इन्होंने बताया कि पल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है, तो इसकी बहुत सारी रीज़न होती है। मैदे की ख़राबी एक रीज़न होती है, देखिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है या कुछ एसिडिटी वगैरह होती है, तो उसमें भी हार्ट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। जी, एक तो ये रीज़न होती है, ख़वातीन में अमूमन यही होती है। सेकंड चीज़ होती है, आपने कोई स्ट्रेस ले लिया, अचानक आपको कोई सदमा पहुंचा बॉडी को, तो उसकी वजह से भी पल्पिटेशन आपकी बढ़ सकती है। थर्ड वन जो मोस्ट कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल्स का बढ़ना।
कोलेस्ट्रॉल्स अगर हाई होते हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर भी हाई होता है और पल्स भी हाई होती है, यानी कि सिस्टोलिक नीचे का ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ये दोनों ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होंगे आपके, प्लस पल्स रेट बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, यानी कि 72 अगर नॉर्मल है पल्स रेट हार्ट बीट तो आपकी ये 90s को क्रॉस करने लग जाए, तो आपके लिए फ़ौरन ज़रूरी है कि आप लिपिड प्रोफाइल करा के अपना कोलेस्ट्रॉल का जो है ना मॉनिटर करें कि कहीं अब तो नहीं जा रहा है, और अगर वो अब जा रहा है तो उसके लिए जो है ना एक सिरप हम लोग बनाते हैं वो इस्तेमाल करें चंद दिन, तो इनकी पल्पिटेशन वगैरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इवन के जिन लोगों को हार्ट के लिए कहा जाता है कि बाईपास रिकमेंड करते हैं उनके लिए भी ये बहुत कामयाब जो ट्रीटमेंट है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे हम जो सिरप देते हैं इससे जो है बाईपास तक के पेशेंट्स को माशाल्लाह, इवन के ऐसे अमेरिका में एक पेशेंट हमारा ऐसा था रिसेंटली जो सही हुआ इसकी वजह से, डॉक्टर ने उसको कहा था कि इसको बाईपास के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, 57 के अराउंड उनकी एज थी, तो वो कराना नहीं चाह रहे थे क्योंकि हार्ट पेशेंट थे, उनको डर था कि ऐसा ना हो कि मेरे कुछ जख्म वगैरह ना हो जाएंगे जो हील ना हो सके, खौफ भी होता है की वजह से। अभी रिसेंटली एक अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे थे साहब, तो उनको अटैक हुआ। अच्छा, उनको मतलब फौरी बोला कि इसको मुझे बाईपास किया जाए, वहाँ तो बहुत सख्ती से होता है ना ट्रीटमेंट, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह से बाईपास ना किया जाए बल्कि मुझे किसी तरह से कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जाए ताकि मैं चला जाऊँ पाकिस्तान, वहाँ मैं खुद करा लूँगा। अब उनको चेक किया दोबारा किसी और साहब ने, उन्होंने चेक किया तो उसके बाद उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दी तो उससे थोड़ा बेहतर हुए तो वो पाकिस्तान में आए। हमने उनको अक्सीर क़ल्ब दिया, हमारा अक्सीर क़ल्ब है। अच्छा। आपको अल्लाह ना करे किसी को भी अटैक हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो और वो चला जाता है इमरजेंसी में जिना के अंदर, जिना में जाता है उसके टेस्ट वगैरह होते, ECG वगैरह निकाली जाती, सारे टेस्ट होते। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट आए अगर आप उस अक्सीर क़ल्ब के 2 चम्मच पिलाना है तो जब रिपोर्ट आएगी तो उसको कहा जाता है कि फ़ौरन लेके जाओ ऊपर, इसको एडमिट करो, इसका ऑपरेट होगा, मतलब इसमें वाल्व बंद है, 2 बंद है, 3 बंद है, तो आप उसको कोई ज़रूरत नहीं उसको वहाँ पे उसको एडमिट कराने की, उसको बोलें उठो और चलो गाड़ी में खुद बैठो। स्ट्रेचर पे आया वो नहीं चल सकता, लेकिन जब उसको दो से अपना चम्मच उसको पिला देंगे ना सिरप के, उसके बाद कहेंगे आप उठ के चलो और वो जाएगा गाड़ी में बैठेगा, दोबारा उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इतना क्विकली काम करता है हार्ट। सही सर, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ अंकल कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, आप ठीक हैं? आजकल थोड़े मासूम से जा रहे, तो पिछली गलतियों को आपकी माफ किया जाता है और जरा घर में एहतियात से जाए। बहुत शुक्रिया। ठीक है अंकल जी, सेहत ठीक है आपकी? मेरे बहुत ही प्यारे मोहतरम यूसुफ लोधी साहब बैठे हैं, उनको बहुत बहुत सलाम। सर आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, इतने अरसे से आपसे बातचीत हो रही है और इतने अरसे से बातें सारे सुन रहे हैं, आपके साहबजादे भी माशाल्लाह बड़ी मतलब टैलेंटेड गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह उनको भी तरक्की नसीब फरमाए। ये जो व्हाट्सएप पे जो टूट के आते कि भिंडी को रात को भिगो दो और सुबह खा लो, शुगर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तो मरिए आप खा लो तो आपका पेट बिल्कुल चर्बी खत्म हो जाएगी, इस किस्म की सारी चीजें आती हैं, तो इस पे जरा गुफ्तगू करेंगे, इस पे क्या बिलीव किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यूसुफ अंकल जी, बहुत शुक्रिया। सर एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आ जाते हैं तो फिर यूसुफ साहब ने जो कहा है इस हवाले से बात करते हैं, और एक्चुअली साइनस के हवाले से हमने बात करनी है, वापस आएंगे तो सूंघने की हिस्स जो है वो लोगों की कम हो जाती है, उससे हमारे जिस्म पे क्या क्या असरात आ रहे होते हैं, हमें बज़ाहिर तो सिर्फ सूंघने की हिस्स कम लग रही होती है। इस हवाले से बात करेंगे, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, हमारे साथ हैं जनाब यूसुफ लोधी साहब और आदिल लोधी साहब। अच्छा यूसुफ साहब, वक्फे से पहले ना हमें कॉल आई थी यूसुफ साहब की जी, तो वो पूछ रहे थे, एक्चुअली उनका जो पूछने का मकसद था कि जितने भी नुस्खे हम देखते हैं पढ़ते हैं, कोई ऐसे चलता फिरता बता देता है तो वो मुस्तनद होते हैं, इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे वो भिंडियों की बात कर रहे थे वो शुगर के अमराज के लिए। पहली चीज़ तो ये कि यूसुफ भाई को मेरा सलाम, क्योंकि बहुत अरसे के बाद ये इसी टॉपिक पे आए शुगर पे। अच्छा, मुझे याद है कि मेट्रो पे मैंने प्रोग्राम किया था शुगर का, तो उस पर भी आपकी पहली कॉल आई थी इनकी। तो इस सिलसिले में अर्जी है कि पहली चीज़ तो ये भिंडियों का ये दूसरा जो टोटका ये मेरा नहीं है, ना मेरी वेबसाइट पर है,
दूसरी चीज़ ये कि इसको अगर पी लिया जाए इसका पानी तो बेहतर है, लेकिन सबसे अच्छा इसका शुगर के लिए ये है कि सुबह निहार मुँह छोटा टीस्पून जो है ना दालचीनी पीसी हुई उसको अगर आप ले लें नीम गर्म पानी से तो वो आपकी शुगर के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है। सेकेंडली ये कि आप रोटी और चावल ये दोनों कम कर दें और स्लाइस पर आ जाएं डबल रोटी के, इससे भी आपकी शुगर में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, बाकी रहा ये कि जैसे कि जोड़ों का है या दूसरा सिस्टम है उसके लिए जैसे वो अभी किसी खवातीन ने फ़ोन जी, अभी एक खातून ने हमें वक्फे में कॉल भी की थी, तो हमने उनसे भी सवाल ले लिया था। उनका वो वज़न जो है ना उसका था कि उनका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो उनके लिए यह है कि एक तो उनको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज़ है कि हमारे पास एक पाउडर है, अगर उसका वो इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत अच्छा है। ये ज़रूर है कि उसके इस्तेमाल करने से 1 माह में आपका 5 से 10 केजी वज़न लाजमी कम होगा। इसके साथ ये कि आपने एक खीरा लेना, सुबह निहार मुँह एक खीरे को उसको काट के कार्नर से और उसको घिसना, चेक करना कि कड़वा तो नहीं है, दूसरी साइड से भी चेक कर लें और छिलके समेत उसको काट के ग्राइंडर में डालें, आधा गिलास पानी डालें और उसके बाद गिलास भर जाएगा, वापस उसके अंदर आधा नींबू लेके निचोड़ दें और उसको मिक्स करके निहार मुँह पी लें। तो आपकी जो है ना बॉडी देखिएगा, आपका पेट और हिप वगैरह जो है ना सारी जो है ना ये चीज़ें तकरीबन 2-1 इंच ये भी कमी होगी हर माह, और वेट जो है ना आप 8 से 10 केजी वजन कम हो सकता है। ठीक है, एक सवाल और भी था, उसका शॉर्टली हमें आंसर चाहिए। बच्ची का है, उनके सर के ऊपर है, उसके लिए एलोवेरा और कोकोनट का ऑयल ये मिक्स करके इसके सर के ऊपर लगाएं तो ये ख़त्म हो जाएगा, या फिर इसका एक दूसरा ऑयल आता है वो मंगा लें, उससे भी ठीक हो जाएगा। सही। अच्छा, आदिल लोधी साहब, बात हो रही थी, हमने जाने से पहले और भी बात की थी कि जब वापस आएंगे तो साइनस वगैरह के हवाले से बात करेंगे कि साइनस क्या होता है। ये नाक की वो गोश्त बड़ा होता है हड्डी के, या हड्डी साइनस असल में नाक के ग्लैंड्स हैं जो आपके जो है नेज़ल यहाँ पे होते हैं, और इनका काम ये होता है आपको सेंस करवाना है, जो खुशबू या स्मेल या ये जो चीज़ें होती हैं आप फील करते हैं, ये इन ग्लैंड्स की वजह से करते हैं। अच्छा, इन ग्लैंड्स का होता क्या है कि कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ अब हार्मोन बेस्ड वाली मार्केट में आती हैं जो आपके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा है कसरत से, वो सबसे मेन कॉज होती है इसकी ग्लैंड्स की ग्रोथ को बढ़ाने में। यानी कि बॉडी में ब्रॉयलर चिकन जो है हार्मोन वाली, खुल के बोले, ये सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने देसी मुर्गियों पे लगाने की कोशिश की है पूरी कौम को। सबसे ज़्यादा यही नुकसानदेह चीज़ है, सांस का इसी से प्रॉब्लम होता है। वाली इंजेक्शन जो ये इंजेक्शन वाली जो चिकन है ना, ये ख़ास तौर पे जो है ना आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी इस तरह की ख़वातीन में PCOS का मसला, फाइब्राइड्स का मसला, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जी वो, और इसके अलावा लिपोमा, अब ये भी लाइपोमा भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इन हो गई है, मैं देखता हूँ पेशेंट्स बहुत सारे इसके भी आने लग गए। ये जो सारी ये हार्मोन बेस्ड वाली चीज़ों से इस्तेमाल करने से होता है। तो साइनस का प्रॉब्लम भी यही सबसे मेन कॉज है कि हमारे पास जो केसेस आते हैं वो कहते हैं हमने 1-2 दफ़ा ऑपरेट करा चुके हैं, इसको जो इजाफी गोश्त नाक का बढ़ जाता है उसको हम ऑपरेट करा के कम करा चुके हैं, लेकिन ये दोबारा बढ़ गया। तो सबसे मेन कॉज होती है, हम उनसे पूछते हैं कि आप ये चीज़ छोड़िए आपने, वो कहते हैं नहीं, मतलब ये दोबारा हो जाएगी। हम इसके बारे जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें हम इसको बर्न करने के लिए दे देते हैं, एक ड्रॉप देते हैं नाक में लगाने के लिए जो इसको बर्न करता है ताकि ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर ये साइनस ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको सोने में सांस लेने में दिक्कत होती है, जब आप लेटेंगे तो आपको सांस नहीं आएगी नाक से। अक्सर लोग खराटे इसी वजह से लेते हैं, और बाद लोगों को तो इतना सीवियर होता है कि उनको अस्थमा की शिकायत हो जाती है कि उनको सांस लेने का बहुत सीवियर अटैक होता है, वो इनहेलर पे आ जाते हैं कि मुंह से सांस ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे, कंजेशन हो रहा है, ये चीज़ होती है ना। अक्सर लोग ये भी कहते हैं साइनस की ग्लैंड्स की ये हार्मोन वाली इंजेक्शन वाली जो चिकन खाते हैं इसकी वजह से उनको बलगम बहुत पैदा होता है, सारा साल वो कहते हैं रेशा बनता रहता है, सीने में खखारते रहते हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट हम करते हैं तो ये सही हो जाता है ये साइनस। बिल्कुल सही। सर, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, ओके। अच्छा, यूसुफ साहब ये बताइए कि जिस तरह ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हर वक्त इनहेलर जो है वो कैरी किया होता है, तो अब वो दमा वाले लोग होते हैं है ना, तो अब उसकी क्या वजह होती है? देखिए, हमारी ये ट्रीटमेंट जो है ना, ये इससे जो है इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी सही हो जाता है, दमे का भी मसला सही हो जाता है, नाक का भी, हाँ नाक का भी सही हो जाता है। इवन जैसे कि बात चल रही थी कि अगर वो अपने जो बात जो ऐसे खुराक अगर वो बंद ना करेंगे तो नाक का गोश्त फिर बढ़ेगा, नतीजा क्या होगा, फिर आखिर में हड्डी टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी नाक के। अच्छा। और चेहरे की खूबसूरती नाक से, जब नाक की हड्डी टेढ़ी होगी तो एस बनाएगी, आगे से इस तरफ होगी, ऊपर से इस तरफ होगी तो आप उसको देखेंगे ना, और कसरत से मैं देखता हूँ तो बता देता हूँ बेटे ये चीज़ खाना छोड़ दो तो सही हो जाए, वरना ये हाल होगा आपका।
तो वो हड्डी अगर टेढ़ी हो चुकी हो वो तो फिर मेरा ख्याल है वो सर्जरी ही करवानी नहीं सही, पड़ती होगी वो नहीं उसकी। सही होता। उसको तो छोड़ दे, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है नाक ऐसा लगता है जैसे पकौड़ा, इतनी बड़ी भद्दी हो जाती है। तो मरीज़ा ने जूता ला रहे हो। ये बहुत है। और इनहेलर का इसका तो आसानी से विद इन जो है ना 2 वीक 3 वीक अगर वो मेडिसिन लेगा ना तो ख़त्म हो जाएगा उसका। सही। इवन यहाँ से जो बलगम जाता है वो भी ख़त्म हो जाए। आप ये देखें कि इसका हमारी दवाई की खूबी कि नाक के अंदर ऑपरेशन कराने के बजाय आप सिर्फ ड्रॉप लगाएं 2-3 दिन बाद उसका वो जो गोश्त है बढ़ा हुआ है वो खुद ब खुद झड़ जाता है। सुबह देखेंगे तो अच्छा। कहीं पड़ा हुआ मिलेगा तो आप घबराए नहीं, समझ लीजिए कि उसको वो कट गया। अरे वाह, इतनी खूबी इसके अंदर है ये। ठीक है। अच्छा एक क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, ये इख्तितामी लम्हात हैं, अभी ख़त्म होने वाला है वक्त हमारे पास, तो ये बताइए कि सोराइसिस जो कहते हैं कि वो जल्दी अमराज की सबसे ख़तरनाक अमराज में से एक है, तो उसका इलाज क्या मुमकिन है हर्बल ट्रीटमेंट में? अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ये बैठे डर्मोलॉजिस्ट इसका जो इलाज कर रहे हैं पाकिस्तान में बाहर, ये सारे के सारे इसके अंदर जो है नाकाम है। और वो कहते हैं कि ये मर्ज़ हो गया, ये कब्र तक साथ जाएगा, आता जाता रहता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये इसका इलाज मौजूद है, मैं इसका करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल का कहता हूँ। उससे अगर वो परहेज़ करे, इसमें सबसे ज़्यादा परहेज़ है और इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, नामो निशान नहीं रहता। और फिर जिस चीज़ों को मैं परहेज़ कहता हूँ 2 साल के बाद कहता हूँ कि हर चीज़ खाओ, फिर वो पलट के नहीं आएगा। लेकिन अगर इससे पहले अगर उन्होंने खाना शुरू कर दिया तो दोबारा आ जाता है। तो इसके अंदर ग़िज़ा का बहुत सारी ग़िज़ाएँ जो छोड़नी पड़ती हैं। ऐसे लोग जैसे जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जैसे अभी सर्दियाँ थी उन्होंने गर्म चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर दी, ड्राई फ्रूट वगैरह, उनको इससे परहेज़ करना चाहिए। और तमाम गर्म चीज़ों से और खट्टी चीज़ों से, आजकल किन्नू आए में दबा के खाएँगे, जो किन्नू खा रहा अगर उसको सोराइसिस होगा, ठीक भी होता हुआ तो फिर बढ़ जाएगा। यानी सोराइसिस वालों के लिए ये वो चीज़ें जी उनके लिए, बाकी जो है ना दूसरे तो खा पी सकते हैं, इसके लिए नहीं है। सोराइसिस एक ऐसा है कि वो इंतहाई ख़तरनाक है और ये एक दूसरे को लगता है। बात कहते हैं ना कि नहीं ये किसी को नहीं लगता है, ये लगता है। अगर सपोज मुझे है और मतलब ये कि मैं अपने किसी टावल बच्चे अगर यूज़ करते हैं कोई टावल यूज़ करने से वो नहीं यूज़ कर सकते। जैसे मैं इसको अपने यहाँ पे खारिश कर रहा हूँ, दवाई लगा रहा हूँ और यही चीज़ मैंने अपने किसी से हाथ मिला दिया तो उसको भी शिफ्ट हो सकती है। हसास जो जिनकी जिल्द होगी वो उसको कैच कर लेगी। अच्छा, स्किन का एक और भी शॉर्टली, जिस तरह ये मसे निकल आते हैं, जैसे मौका कहते हैं, ये इस तरह वो आ जाते हैं, तो कि ये भी एक से दूसरे तक जाते हैं? नहीं, ये नहीं जाते। अच्छा, इससे कोई ताल्लुक, ये सिर्फ ये जो है ना अपना सोराइसिस जो है ना यही बीमारी शिफ्ट होती है, बाकी वो नहीं। मसले वगैरह तो आर्जी तौर से होते हैं और उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई असर दोबारा नहीं होता है इसका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक हो गया जनाब, थैंक यू सो मच, आप लोग तशरीफ़ लाए। और अच्छा ये बता दीजिए कि अगर जिन लोगों के हम कॉल शामिल नहीं कर सके तो स्क्रीन पे जो नंबर चलते रहे, तो अगर उस पर वो कॉल करेंगे आदिल साहब तो वो डायरेक्टली उन्हें आप वो जी मैं अवेलेबल कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं सारा कुछ, कि मशवरा दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे जो मशवरा मुफ्त है ना, बिल्कुल, जो एक्सरसाइज वगैरह पूछते हैं, मेरा जो नुस्खा होगा ना जो मैं बताऊंगा वो एग्जैक्टली उसी से हम बनाते हैं, वही चीज़ बताऊंगा और उसको आजमा के देख ले, 100% सही होगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का, बहुत सारी मुफीद मालूमात हमने हासिल की है आज। आप दोस्तों का भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को देखा। अपनी जो पसंदीदगी के हवाले से राय हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा, www.facebook.com/newscafe। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।